हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आगे का डिस्कशन करेंगे बेटा। और ये जो आगे का डिस्कशन है, ये आगे का डिस्कशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में बिना इन 3 टॉपिक्स के पेपर नहीं बनता है। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं? एक है बेटा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हम गॉस थ्योरम। इन 3 चीज़ों की बात करेंगे। एरिया वर्ड तो बहुत पहले से सुना हुआ है बेटा कि एरिया क्या होता है। तो एरिया तो सर बचपन से ही पढ़ते हुए आए कि एरिया जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ये सब चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हैं, क्योंकि ये हमें 10th स्टैंडर्ड तक हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। जब हम 11th स्टैंडर्ड में आए बेटा, तो 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद हमें एक बात बताई गई, और वो ये बताई गई कि अगर मुझे किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है। और वेक्टर प्रोडक्ट का यूज कैसे किया था हम लोगों ने? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर हमें निकालना था, तो उसके लिए हमने यूज किया था मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड लेना है। यही हमें क्या दे देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दिया करता था। सिंपल सी बात, दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते थे बेटा। एक होता था हमारा डॉट प्रोडक्ट, और एक होता था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें स्केलर क्वांटिटी दिया करता है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी दिया करता है। तो अगर इन दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया, उससे मुझे क्या मिला? उससे मुझे एरिया मिला। तो ये एरिया कैसी क्वांटिटी हुई? एरिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी हुई। ये हमें 11th स्टैंडर्ड में ही पता चल गया था। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि हर एक एरिया की अपनी एक पर्टिकुलर क्या होती है बेटा? डायरेक्शन हुआ करती है। और इसीलिए एरिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब सर इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? ये डायरेक्शन निकालना भी हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ही सीखा था बेटा, कि अगर कहीं पर भी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स that C vector is perpendicular to both A vector and B vector। मतलब A और B दोनों के ही क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। वो कैसे होगा सर? तो भैया सिंपल सी बात, अभी हमने एरिया देखा था। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दिस इज इक्वल टू हमने क्या देखा था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब जिस भी प्लेन में मेरा पैरेललोग्राम लाई कर रहा है, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें कैसे देखने को मिलेगी? जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पर एक 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ पैरेललोग्राम का, तो वो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज बेटा वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये अगर मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, ये स्ट्रेट सही नहीं बनाया बेटा, ये अगर ऐसे पैरेललोग्राम बनाया, ये अगर मैंने पूरा पैरेललोग्राम बनाया है, तो ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है मेरा वाई जेड प्लेन में। तो इसके y और z दोनों के ही परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? x, यानी कि, या फिर माइनस एक्स, यानी कि i कैप और माइनस आई कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस आई कैप और प्लस आई कैप विल बी द direction of area for a parallelogram lying in yz plane।
वाई जेड प्लेन। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे कहीं पर भी कोई 2D फिगर दिया गया होगा, वो 2D फिगर जिस भी प्लेन में लाई करेगा, एक प्लेन होगा बेटा, तीन ही तरीके की एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मान लीजिए इफ एनी प्लेन इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, अगर कोई एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इट मीन्स एक्स वाई प्लेन मतलब ये एक्स, ये वाई, ये क्या है बेटा हमारे पास जेड। ये कोई भी एक डायग्राम है, एक प्लेन है जो किस में लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा वो इस इन दोनों के ही क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, यानी कि वो क्या होगा? या तो वो के कैप होगा बेटा, या फिर वो माइनस ऑफ के कैप होगा। कहने का मतलब ये, कोई भी हमारी बॉडी होगी, जैसे कि अगर मान लो ये मैंने एक डिस्क अज्यूम कर ली, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ये किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही प्लेस्ड है बेटा। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगी वो मुझे एरिया की डायरेक्शन देगी, मतलब वो मुझे एरिया वेक्टर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस सर्कल का या इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा? इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन। तो दो तरीके की चीजें हैं बेटा, एक है एरिया, जो हम बचपन से जैसा निकालते हुए आए हैं वैसे ही निकालते रहना है हमें। एक है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा जो भी प्लेन सरफेस होगा, जो भी सरफेस होगा, उसके उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं तीर बना दूं, किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर एरिया वेक्टर क्या है, कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर? सीधे सीधे ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तीर बना देना है, तीर बनाना है, तो मुझे एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या है कि जहां कहीं पर भी जो भी चीज रखी होगी बेटा, जैसे अगर मान लो अभी कोई मोबाइल फोन है, वो आपके टेबल पर प्लेस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है उस मोबाइल फोन का जो प्लेन होगा, जो प्लेन जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तीर बना दो, तो वो स्क्रीन का क्या दे दिया आपको उसने? एरिया वेक्टर दे दिया। इसी तरीके से कोई भी सरफेस होगा, मैं कैसा भी कहीं पर भी कैसे भी सरफेस बनाऊं बेटा, जैसे अगर मान लो मैंने बनाया ये वाई जेड प्लेन में था, ये सपोज एक्स जेड प्लेन में अगर कोई चीज लाई कर रही है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। मैंने मान लिया कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल मेरा एक्स जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर क्या होगा? जे कैप और माइनस जे कैप। तो जहां तक 2D फिगर की बात है, जो भी प्लेन होगा वो हमेशा प्लेन कैसा होता है बेटा? 2D फिगर होता है। जो भी एरिया होता है वो हमेशा 2D फिगर का निकलता है। तो सिंपल सी बात ये, इस केस में जे कैप भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो सकती है और माइनस जे कैप भी डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पर के कैप भी डायरेक्शन हो सकती है, माइनस के कैप भी डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ पर ये भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है और ये भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। मतलब कि अगर कहीं पर भी सिंगल एरिया मुझे दिया गया होगा, जो एक फ्लैट सरफेस मुझे दिया गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर की डायरेक्शन में भी मुझे एरिया वेक्टर मिल सकता है और नीचे की डायरेक्शन में भी एरिया वेक्टर मिल सकता है। लेकिन अगर मुझे कोई भी 3D बॉडी दी गई होगी, 3D बॉडी मतलब 3D बॉडी से मुझे ध्यान आता है कि क्यूब दिया गया सपोज मुझे, तो अगर मैं बेटा यहाँ पर एक क्यूब बनाऊं, एक अगर मैं यहाँ पर क्यूब बनाऊं, तो क्यूब ऐसा ही बनेगा जैसा मैं ये बना रहा हूँ। ठीक, ये जो भी हमारा क्यूब है, इसमें टोटल कितने एरिया इन्वॉल्व हैं बेटा? मैं अगर आपको बात करूं तो सिंपल सी बात, जिस रूम में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो वही आपका क्या है, सपोज क्यूब जैसी शेप है उसकी, अगर सबकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है, बराबर है, तो टोटल 6 साइड आपको दिखाई दे रही है, 2 छत और 4 दीवार। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये एक प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर अलग होगा। ये दूसरा प्लेन, इसका एरिया वेक्टर अलग होगा। ये तीसरा प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया वेक्टर अलग होगा। ये चौथा प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर अलग होगा। ये बाहर वाला ये पांचवा,
और इसके जस्ट पीछे वाला ये कौन सा प्लेन होगा बेटा, सिक्स्थ प्लेन होगा। तो मतलब ये क्यूब या क्यूबॉइड जो बना है ये टोटल 6 सरफेसेस से मिलकर बना है। तो 6 सरफेसेस से अगर मिलकर बना है तो इसमें यहाँ पर कितने एरिया वेक्टर्स आएंगे बेटा, 6 एरिया वेक्टर आएंगे। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये जो भी प्लेन है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक तीर बना दे, वो तुझे दे देगा एरिया वेक्टर। सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ds1। ds मतलब कोई भी स्मॉल एरिया है, s स्टैंड्स फॉर एरिया, ds मतलब बहुत ही छोटा एरिया, कोई छोटा छोटे छोटे ये छोटे 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 एरियाज को कंबाइन करके ये चीज बनी है, तो इसलिए मैं उसको ds1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। आप s1 भी लिख सकते हो। ये जो एरिया आएगा ये किधर आएगा भैया, ये इसी डायरेक्शन में आएगा, दैट विल बी ds2। ऐसे ही लिखूंगा मैं इसको, दिस विल बी ds2। तो सिंपल सी बात, ये मुझे ds2 मिल गया। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एरो बना भाई, तो परपेंडिकुलर एरो किधर बनेगा, ये नीचे की तरफ बनेगा सर, ds3। इसका परपेंडिकुलर एरो किधर बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा, दिस विल बी ds4। इसका परपेंडिकुलर एरो किधर बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा, दिस विल बी ds5। और पीछे वाले सरफेस का परपेंडिकुलर एरो किधर बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, यानी कि ds6। तो यहाँ पर सर आपने दो डायरेक्शन क्यों नहीं बनाई, यहाँ पर दो डायरेक्शन इसलिए नहीं बनाई बेटा क्योंकि ये 2D फिगर नहीं है, दिस इज अ 3D फिगर। तो 3D फिगर के केस में एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड it is always away from the body। मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर ये क्यूबॉइड जो मुझे दिख रहा है, ये पूरी की पूरी बॉडी है, इससे हमेशा अवे की डायरेक्शन में, ये देखो बेटा अवे की डायरेक्शन में, इससे अवे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के, बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो अगर अब मुझे कहीं पर भी कोई भी बॉडी दी जाएगी तो उस बॉडी पर अगर मुझे एरिया वेक्टर बनाना होगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उस पे एक तीर बनाना है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक एक केस अगर मैं लेने की कोशिश करूं, जैसे मान ले ये कोई सीढ़ी है, ये वॉल है, ये कोई सीढ़ी रखी हुई है, ठीक, ये सीढ़ी रखी हुई है ऐसी, या कोई प्लैंक रखा है, फट्टा रखा है फॉर एग्जाम्पल। तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा भाई, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। सीधी सीधी बात ये कि जो भी प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो तीर बनाएगा वही तीर तेरा क्या दे देगा तुझे, एरिया वेक्टर दे देगा बेटा। तो आई होप ये बात तुझे समझ में आई कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, जिस भी प्लेन में वो लाई कर रही होगी, जो भी बॉडी जिस प्लेन में लाई कर रही होगी उसके परपेंडिकुलर। मतलब अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो उसके लिए के वेक्टर। जैसे अगर मान लो मुझसे अगर कोई अब वेक्टर फॉर्म में इसका एरिया लिखने को बोले, एक स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, ए साइड, तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया तो हो गया बेटा ए स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे अब इसकी डायरेक्शन भी अगर लिखनी है तो दिस इज सपोज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है इसको हम सीधे सीधे क्या लिख पाएंगे, के कैप लिख पाएंगे। ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये एरिया वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में, के कैप है। दूसरे तरीके से भी मैं इसको लिख सकता था माइनस ऑफ के कैप, ये वाली डायरेक्शन भी क्या होती, बिल्कुल सही होती। अगर मान लो यही कोई सर्कल प्लेस कर देता किसमें, सपोज वाई जेड प्लेन में कोई सर्कल प्लेस कर दिया इसने, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर वाई जेड में सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है सर, सर्कल का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होता है। और इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा बेटा तेरा आई कैप। सर आई कैप के अलावा माइनस आई कैप भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात बेटा, माइनस आई कैप भी हो सकता है क्योंकि ये 2D फिगर है। 3D फिगर की अब बात करते हैं बेटा। मान ले ये कोई सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं टोटल, सर इस सिलेंडर में ना 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन से, एक तो बेटा ये वाला सरफेस, दूसरा सरफेस ये वाला होगा, और तीसरा सरफेस ये जो कर्व्ड सरफेस होगा बेटा, ये 3 सरफेसेस दिख रहे हैं मुझे। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, अवे, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एंड अवे, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर एंड अवे। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी एरिया, जो भी सरफेस मुझे दिखाई देगा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
एक कील घोप देनी है तेरे को, वो जो कील घोपेगा वही कील क्या हो जाएगी भाई साहब, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे एक और केस देखते हैं, मान ले ये क्या है, कोन है। तो कोन में कितने सरफेस होते हैं, कोन में टोटल 2 सरफेसेस होते हैं सर, एक कर्व्ड होता है और एक फ्लैट होता है। तो फ्लैट वाला तो सीधे सीधे यहाँ पर मैंने कील घुसेड़ दी, ये डायरेक्शन आ गई। इसमें अगर मैं कील घुसेड़ूंगा तो डायरेक्शन यही बनेगी, यहाँ से अगर इधर देखूंगा तो यही डायरेक्शन बनेगी। मतलब इन हर जगह पर जो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन ये आएगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ भाई एरिया क्या होता है और एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक, तो कहीं पर भी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो वहां पर तो हमें 10th लेवल की जो बचपन की कहानी होगी उसी की बात करनी पड़ेगी बेटा। लेकिन अगर कहीं पर भी हमें एरिया वेक्टर अगर देखना पड़ेगा तो वहां पर कुछ नहीं करना, तुझे उस सरफेस से बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एरिया बना देना। अब इसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैं तुझसे बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया बेटा, इसने बोला सबसे पहली बात इसको डिनोट किससे करेंगे, हम फाई से डिनोट करेंगे। और क्या बोला गया है ये, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface, passing through the surface normally। देखो भैया, इसमें जो सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन रहता है बेटा वो यहाँ पर इसने लिख दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस हिसाब से बनती है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जो कंसेप्ट है दिस इज बेसिकली इमेजिनरी कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है ये, इमेजिनरी कंसेप्ट है भाई। मेरा मन मेरी मर्जी में कितनी फील्ड लाइंस बनाऊं। तो अगर मान लो किसी ने मुझे बोला कि 1 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, 1 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो ऐसा कहीं पर स्पेसिफाइड तो है नहीं कि भाई 1 न्यूटन पर कूलाम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो 100 बनेंगी, 150 बनेंगी, 500 बनेंगी। मेरा मन मेरी मर्जी, मैंने 1 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये बना दी। मैंने कहा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई और मैंने क्या बोल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 न्यूटन पर कूलाम की। अब किसी ने मुझे बोला कि भैया 5 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने सपोज ये 10 लाइन बनाई और मैंने बोल दिया कि हाँ भैया ये रिप्रेजेंट कर रही है 5 न्यूटन पर कूलाम की लाइन। भाई कोई दूसरा बंदा है उससे बोला 1 न्यूटन पर कूलाम की लाइन बनाइयो, 1 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना, उसने बोल दिया ये लो 1 न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब उसने क्या बोला कि 5 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना, उसने बनाई, ये बोल दिया ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन पर कूलाम। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम काउंटिंग नहीं करते। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि जहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इसका मतलब ये है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि इफ मोर will be the electric field lines, more will be electric field intensity। तो कहीं से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी जो किसी सरफेस से नॉर्मली पास करेगी। मतलब कि कैसे, कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, सपोज दिस इज द सरफेस और इस सरफेस पर किसी ने भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पर रखा होगा बेटा, कुछ चार्ज वार्ज रखा होगा, ये सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, यहाँ से आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही इंटेंसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है यहाँ पे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये देखो ध्यान से पढ़ो। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, कैसे पास करनी चाहिए बेटा, नॉर्मली पास करनी चाहिए। मतलब सरफेस के, मतलब इस सरफेस के नॉर्मल होनी चाहिए। ये जो सरफेस है आपका इसके नॉर्मल होनी चाहिए। अब इसके नॉर्मल होंगी तो मतलब कैसी होंगी, नॉर्मल होनी चाहिए थी तो मतलब कैसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी बननी चाहिए थी नॉर्मल मतलब। तो अब नॉर्मल का मतलब अगर ऐसी होनी चाहिए थी तो सिंपल सी बात ये है कि मुझे
ये मैं नॉर्मल कैसे बना पाऊंगा? तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखना भैया, ये अगर मान लो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो ई अमाउंट की आ रही थी। कितने अमाउंट की? ई अमाउंट की। अब इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ई अमाउंट की आ रही है वो सपोज इसके एरिया वेक्टर के साथ, किसके साथ? एरिया वेक्टर के साथ, ds, एरिया वेक्टर के साथ थीटा का एंगल बना रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी प्लेन, ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे नॉर्मल चाहिए, कैसी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे? नॉर्मल अगर मुझे चाहिए तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिल पाएगी मुझे? नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे चाहिए तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका कौन सा कंपोनेंट होगा जो बिल्कुल इसके नॉर्मल ही जाएगा? तो सर इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा ई कॉस थीटा। मतलब अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रही होती तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये अब इंक्लाइंड आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है थीटा एंगल मिलेगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस नॉर्मली, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब यही इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी यहाँ पे। और ये कितनी इंटेंसिटी है? वैसे आ तो ई रही थी, लेकिन नॉर्मली कितनी जा रही है? ई कॉस थीटा। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे फ्लक्स लिखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, तो एक तो बेटा वो ई कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। जितना ज्यादा ई कॉस थीटा होगा उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी? नॉर्मली पास करेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर पता चलती है, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे पता चलती है कि एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। मतलब ये भी और फील्ड लाइंस थी, यहाँ पर भी और फील्ड लाइंस थी, लेकिन सिर्फ इतनी ही एंटर कर पाई। यानी कि ऑब्वियस सी बात है जितना ज्यादा एरिया होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर ये दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स विल बी ई डी एस कॉस थीटा के बराबर होगा। ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ds क्या है? ds तो आपका वही एरिया है जो आप एरिया हमेशा से यूज करते हुए आए। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थीटा इज दी एंगल बिटवीन, किस किस के बीच का एंगल है बेटा बताना? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एरिया वेक्टर पढ़ा था। मुझे प्लेन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बेटा एरिया वेक्टर से, कि जितना ज्यादा एरिया वेक्टर, मतलब जिस भी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, उस एंगल से मुझे मतलब होगा। सिंपल सी बात, मुझे मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर मुझसे कोई पूछेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, तो भैया ये इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। इन सब का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, वही आपको क्या दे देगा? फ्लक्स दे देगा। क्या देगा? फ्लक्स। बेटा देखो सिंपल सी बात, ये इसको फ्लक्स को समझने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं? हम एक तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक कोई ट्यूबवेल है, इस ट्यूबवेल से पानी निकल रहा है। बहुत सारा। ये सपोज ये जो वाटर की जो ये फ्लो है, ये फ्लो मैंने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान से समझना आप। एक मैंने कड़ा लिया, सेम बिल्कुल इसी डायामीटर का, बिल्कुल सेम इसी के डायामीटर का। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर मैंने वो कड़ा लिया है तो मैंने इस कड़े को जिस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है भैया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की डायरेक्शन। मैंने एक कड़ा लिया, इस कड़े के थ्रू मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही तो पास करा रहा हूं मैं एक तरीके से, ठीक।
मैंने बिल्कुल इसको इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा बेटा। तो इस टाइम पर तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से पास कर रही होंगी, करेंगे या नहीं, जब मैंने इसको परपेंडिकुलर रखा। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा, देख, फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में यहाँ पर एंगल कितना है बेटा, cos 0 डिग्री, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू डी एस, और ds की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पाई जो भी इसका r होगा, r स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इसी कड़े को, ये जो कड़ा जो मैंने इसके डायमीटर के बराबर रखा हुआ था बेटा, मैं अगर इसको थोड़ा सा इंक्लाइंड रख दूं ऐसे, तो क्या अब सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, मतलब सारा का सारा पानी जैसे पहले वाले कड़े से पास कर रहा था वैसे ही पास करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, ये रहा मेरा ds वेक्टर, इसी डायरेक्शन में होगा बेटा, ds वेक्टर, दिस इज ds वेक्टर। ये पहले वाले केस की कहानी थी। अब सेकंड वाले केस की कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऐसे ही मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है थीटा, यानी कि अब यहाँ से पास होने वाली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, ई ds, और ई और ds के बीच का एंगल कितना है, थीटा, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब तीसरा केस देखना, इस तीसरे केस में मैंने क्या काम किया, मैंने बिल्कुल कड़े को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फ्लैट रख दिया, ऐसे ऐसे। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रखूंगा तो इसका एरिया, क्या कोई भी पानी फ्लो कर पाएगा अब इसके थ्रू, नहीं करेगा। भैया तो मुझे ऐसा रखना होता या किसी एंगल पर रखता, तो मुझे पानी सबसे मैक्सिमम तब मिलेगा जब ई और डी एस के बीच में एंगल बिल्कुल सेम होगा, तभी पानी उतना का उतना मिलेगा। इंक्लाइंड कर दूंगा तो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा के ऊपर। लेकिन इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर हमेशा कैसे बताया था बेटा, परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस तीसरे वाले केस में फाई इज इक्वल टू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ई डी एस कॉस 90। तो फाई कितना हो गया, 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो इस वाले केस में जो पानी था, ये पानी क्या अज्यूम किए, अज्यूमिंग अज्यूमिंग ट्यूबवेल वाटर coming out from pipe as इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैं इस कड़े को सेम जितना इसका डायमीटर है उसी डायमीटर के बराबर का मैंने एक क्या यूज कर लिया, यहाँ पे एक कड़ा यूज कर लिया मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा तो सारी की सारी फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रही होंगी, मतलब सारा का सारा पानी इसके थ्रू पास कर रहा होगा, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड हो जाएगा तो इंक्लाइंड हो जाएगा तो मतलब क्या होगा कि वो उस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मैं इसके बीच में एंगल देखो ई और डी एस के बीच में अगर एंगल मैंने 90 डिग्री कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मुझे फ्लक्स कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। शायद आपको चीजें समझ में आई होंगी, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए ये हमारी एक ट्यूबवेल का पाइप है, इसको हमने मान लिया कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर एक कड़ा प्लेस किया हमने, जितना डायमीटर इसका है उतना ही डायमीटर का, जितना इसका डायमीटर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, यही डायरेक्शन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यही डायरेक्शन है बेटा डीएस की। देख सारी की सारी ये तो प्रैक्टिकली पता है कि हाँ अच्छा कड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा जो भी हमारा पानी होगा वो उस कड़े के थ्रू ही पास करेगा, इस रिंग के थ्रू ही पास करेगा, यानी कि फ्लक्स कितना हो गया बेटा, ई डी एस और कॉस थीटा, और थीटा क्या होता था बेटा, थीटा इज दी
थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया के साथ का एंगल नहीं, एरिया वेक्टर के साथ। तो जो भी एरिया होगा सबसे पहले तुझे क्या बना देना है बेटा, वहां पर एरिया वेक्टर बना देना। तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस। डी एस मतलब पाई आर स्क्वायर ही होगा कुछ ना कुछ इसका एरिया। एंगल कितना हो गया बेटा, ये 0 डिग्री, यानी कि फाई की वैल्यू कितनी मिल गई तुझे, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसी कहानी मिली। फिर से तूने वही सेम पाइप लिया और इस पाइप के थ्रू यही तेरा फ्लूइड है बेटा जो पास कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेम डायमीटर की अगर तूने रिंग ली गई होगी और उसको अगर तूने सपोज इंक्लाइन कर दिया ऐसे, इंक्लाइन, तो क्या सारा का सारा पानी जा रहा होगा यहाँ से? नहीं, बहुत सारा पानी बाहर भी निकल रहा होगा यहाँ से। सारा वाटर नहीं जा रहा होगा। क्यों नहीं जाएगा? तो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ds। इन दोनों के बीच में एंगल मैंने मान लिया है थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना मान लिया है? थीटा। तो यहां पर मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? ई डी एस कॉस थीटा। इसी में अगर ये तीसरा वाले केस की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे वाले केस में हमने क्या किया, ये भैया पानी था, वैसे ही निकल रहा था। ये वाटर जो निकल रहा है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, और मैंने रिंग को बिल्कुल ऐसे प्लेस कर दिया, तो कोई पानी बाहर इसके थ्रू पास करेगा? मुझे तो नहीं लगता, नहीं करेगा बेटा, जैसा हमने देखा भी है भैया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, दिस इज ई, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स कितना हो गया यहाँ पर? ई डी एस कॉस 90। तो फ्लक्स विल बी 0। तो मुझे अब समझ में आ गया कि मेरे लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। और बेटा ये मैं बार बार बोल रहा हूं, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया भी कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और उसके आगे लगा हुआ है कॉस थीटा। यानी कि कुछ मैंने ऐसा कभी पढ़ा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर कहीं पर लिखा होता है तो मैं उसको ए बी कॉस थीटा लिख दिया करता था। तो यानी कि फ्लक्स जो है इसको मैं क्या लिख पाऊंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड, सॉरी, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो फ्लक्स इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सो कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा? डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ है, सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो समझ में आया बेटा ये फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा कैसे आया, ये बात हमें समझ में आई। ठीक, अब एक और कंसेप्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिएगा, जैसे मान लो ये मेरे को कोई एक पॉइंट चार्ज दे दिया क्यू, और इस क्यू को किसी ने एक स्फेयर के अंदर बंद कर दिया। ठीक, इस स्फेयर की रेडियस है सपोज आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो इस स्फेयर का एरिया वेक्टर कैसा होगा बेटा? परपेंडिकुलर। मतलब कहीं पर भी अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर ऐसे ही बनेगा बेटा, परपेंडिकुलर। हालांकि बनेगा तो एक ही एरिया वेक्टर,
लेकिन हर एक जगह पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, तो वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर कि ये कुछ ऐसे ही बनेगा, परपेंडिकुलर ही बनेगा। बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर। ये सब मैंने क्या बनाया यहाँ पर, एरिया वेक्टर बनाए, यानी कि ये ds है, ये भी 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 ds है। सारे के सारे एरिया वेक्टर बनाने के बाद अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी बनेंगी, बिल्कुल ऐसी बनेंगी। ये देखो, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, r डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही होगी बेटा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और एंगल कितना है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। ये देखो, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, 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 एरिया वेक्टर, हर जगह पर डायरेक्शन 0 डिग्री की मिल रही है। अच्छा, एरिया है कितना, एरिया स्फेयर है तो 4 पाई r स्क्वायर, यही होगा एरिया। तो फ्लक्स कितना हो गया बेटा इसके थ्रू, तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ई की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ds की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 4 पाई आर स्क्वायर। और एंगल कितना है, cos 0 डिग्री। तो फाई कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये q जो चार्ज है ये इस स्फेयर के अंदर क्लोज्ड है, तो मैं इसको q इन नाम दे दूं। वेरी गुड। और बेटा यही है हमारा गॉस लॉ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा गॉस लॉ में। वो है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है आपकी क्लोज्ड सरफेस। कोई भी सरफेस को आप क्लोज्ड कब बोलेंगे भाई, कैदी को बंद करना है किसी भी जगह में तो कैदी को क्या करें, लक्ष्मण रेखा खींच दें, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, 3D सरफेस ही हमेशा क्लोज्ड सरफेस होंगे। जैसे कि एक कोन, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज। ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। स्फेयर, तो दिस इज क्यूब, क्यूबॉइड, cone is a closed surface, sphere is the closed surface, cylinder अगर ये सब जगह से बंद है तो this is the closed surface। तो closed surface मतलब 3D surfaces are closed surfaces बेटा। मतलब जेल बनानी है आपको, तो जेल कैसी हो सकती, ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है। चार्ज को बंद करना है आपको कि वो चार्ज कहीं से बाहर ना निकले। तो जब हमने इस चीज को हमने एक पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई किया और उससे हमने फ्लक्स निकालने की कोशिश की, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था गॉस। क्या नाम था, गॉस। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अपनी एक थ्योरम बना दी इसी पर बेस्ड। इन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through closed surface, passing through closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it, enclosed in it। अब देख बेटा यहाँ पर ये जो क्लोज्ड सरफेस जो वर्ड यूज किया है वो कुछ इस तरीके के सरफेसेस के लिए यूज किया है। ये जो हमने क्लोज सरफेसेस पढ़े, तो क्लोज सरफेसेस मतलब 3D सरफेसेस। कभी भी 2D सरफेस को आप क्लोज सरफेस नहीं बोल सकते। सर हमने तो फेंसिंग बना दी भाई, जिसको निकलना होगा तो वो फेंसिंग कूद कर भी बाहर आ जाएगा।
तो सिंपल सी बात, क्लोज सरफेस का मतलब है कि वो बंदा वहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब मेरे घर में अगर खिड़की है और वो खिड़की अगर खुली है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज सरफेस नहीं है, दैट इज दी ओपन सरफेस। तो गॉस ने क्या किया, क्या अप्लाई किया, उन्होंने यही एक चार्ज पकड़ा और इसी चार्ज को एक स्फेयर के अंदर बंद किया। बोला कि भैया इस आर डिस्टेंस पर बताइए इस स्फेयर के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा। तो इन्होंने वही नेट फ्लक्स निकालने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी, एंगल इतना होगा, एरिया इतना होगा, इन्होंने अप्लाई किया। तो फाई इज इक्वल टू इन्हें जो मिला वो क्यू इन, कितना चार्ज है इसके अंदर, क्यू, किसके अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर, किसके अंदर, क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो वो क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, कितने टाइम्स, 1/एप्सिलॉन टाइम। मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं उठाकर यहाँ पर प्लेस करूं, लिख दूं आपके लिए, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन क्या है यहाँ पर, क्यू इन इज दी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दी क्लोज सरफेस। मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर मैं कितना चार्ज प्लेस कर दूं, इसके अंदर कितना चार्ज प्लेस कर दूं, इसके अंदर कितना चार्ज प्लेस कर दूं, इसके अंदर कितना चार्ज प्लेस कर दूं, वो जो चार्जेस होंगे उस चार्जेस का क्यू इन, और उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वही आपको क्या दे देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। तो कुल मिलाकर हमें आज एरिया वेक्टर समझ में आया। एरिया वेक्टर कुछ नहीं है बेटा, जो भी तेरे को सरफेस दिखाई दे उस पर तीर बना, बिल्कुल सीधा सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल सिंपल सी बात है, वही तेरा क्या हो जाएगा बेटा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। एरिया ध्यान रखनी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है बेटा। फ्लक्स क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू दिस सरफेस नॉर्मली। वो कैसे, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, हमें एंगल वो फॉर्मूला हमें पता चला। और थीटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और थीटा क्या होता है हमारा, ई डी एस, वो सॉरी, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। उसके बाद फिर हमने ये डेरिवेशन हमने करने की कोशिश की, और ये जो डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन किसके काम में भी आ सकता है बेटा, दिस इज, इट इज आल्सो द डेरिवेशन ऑफ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ, गॉस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो यही डेरिवेशन तुझे करना है बेटा, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो ये हमने कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो फॉर्मूला दिया ये भी कूलाम्स ने दिया बेटा। ये नहीं समझना है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2/R², बस यही एक फॉर्मूला हमारा कूलाम्स ने दिया। कूलाम्स ने ये हमें E इज इक्वल टू Q/4πε0R² भी हमें कूलाम्स ने दिया। तो दिस इज बेसिकली दी डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ की हेल्प से हमने एक नया लॉ बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस लॉ अभी सिर्फ हम स्टेटमेंट समझेंगे बेटा। स्टेटमेंट क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो पास करेगा वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट के बराबर होगा। अब फाई तो मैंने पढ़ा था ई डी एस कॉस थीटा, मैंने फाई पढ़ा था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब मुझे एक और फाई का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अभी तक मुझे जो फ्लक्स की कहानी मिली है, वो फ्लक्स की कहानी में मुझे दो फॉर्मूले मिल गए फ्लक्स के, एक ई डी एस कॉस थीटा, और उसको मैं ई डॉट डी एस भी लिख सकता हूँ, और एक क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकता हूँ। तो आज के लिए बेटा इतनी कहानी बहुत है। क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है उस पर अगर हम बात कर लें, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी सरफेस के और प्लेन ऑफ द सरफेस के। 3D ज्योमेट्रीज कहीं पर भी होंगी, मतलब कोन, क्यूबॉइड, स्फेयर वगैरह होगा, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम दी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अवे फ्रॉम दी बॉडी। फ्लक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस नॉर्मली, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या परपेंडिकुलरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हमें ये बात भी पता चली। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा।
वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस हमारा एरिया है, और थीटा ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। गॉस थ्योरम क्या होती है? गॉस थ्योरम इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in it। मतलब जितना भी चार्ज उस सरफेस के अंदर होगा, उस सरफेस के अंदर होगा, उस सरफेस का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मुझे फ्लक्स दे देगा, नेट फ्लक्स दे देगा उस क्लोज सरफेस के थ्रू। तो इतनी चीजें बेटा ध्यान रखनी है, पढ़ाई करते रहनी है, नोट्स बनाते रहना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, और आप यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और पढ़ाई करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा चीज़ें। और ये टॉपिक तो खास करके बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में इस टॉपिक पर क्वेश्चन 5 नंबर में भी बनता है, 5 मार्क्स का भी बन सकता है, 3 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, 1 नंबर का भी, मतलब ये इसके बिना पेपर नहीं बनता। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है बेटा, हर अल्टरनेट ईयर या मतलब सॉरी अल्टरनेट नहीं, हर साल इसका क्वेश्चन आता है, हर साल। कभी 3 नंबर में देखने को मिलेगा, कभी 5 नंबर में, कभी 3 नंबर में, कभी 5 नंबर में, 1 नंबर में भी देखने को मिलता है कई बार, 2 नंबर में भी देखने को मिलता है। तो इसके बिना पेपर नहीं बनता साहब। तो ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू।